हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने माता पिता के सपनों की ओर इस समय मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं। हमको पता है कि आप आज एक नए वीडियो के साथ शुरुआत होगी, क्योंकि जो पिछला था वहाँ तक हमने पढ़ लिया था, प्रकाश का अपवर्तन का नियम तक हमने पढ़ लिया था। मैंने कहा था कि अब अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी निरपेक्ष अपवर्तनांक तथा सापेक्ष अपवर्तनांक से रिलेटेड। तो आज हम देखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, इसको देखेंगे, उस पर फार्मूले देखेंगे, न्यूमेरिकल्स एक दो देख लेंगे या तो न्यूमेरिकल सेशन में न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो आशा करता हूँ सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा सारी चीज़ें। और यहाँ से हम आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो चलिए ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमारा हेडिंग है निरपेक्ष अपवर्तनांक तथा सापेक्ष अपवर्तनांक। हमारा हेडिंग है निरपेक्ष अपवर्तनांक। आपको पता है फिजिक्स में जो हमारा टॉपिक है निरपेक्ष अपवर्तनांक तथा सापेक्ष अपवर्तनांक, फिजिक्स PHYSICS फिजिक्स में हम देखेंगे। यहाँ से निरपेक्ष अपवर्तनांक तथा सापेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है। निरपेक्ष अपवर्तनांक तथा सापेक्ष अपवर्तनांक हम समझेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक तथा सापेक्ष अपवर्तनांक को समझेंगे हम भैया। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। सभी लोगों को क्लियर होगा, आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर होगा। देखिए अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या होता था। अभी हमने पढ़ा था जो हमारा प्रकाश सघन माध्यम पढ़ा, विरल माध्यम पढ़ा। अब यहाँ पे हमने जल वगैरह की बात कर रहे थे, हवा और जल की बात कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ जल और हवा के बाद हम जब कोई चीज़ बात करते हैं तब देखिए समझते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है। पहले लिखेंगे परिभाषा और उसको समझेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है। देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब जब प्रकाश का अपवर्तन, आपको पता है कि जब प्रकाश का अपवर्तन की बात हो रहा है, अपवर्तन मतलब कि प्रकाश को पार कर जाना। जब हम बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन, आप समझ जाएंगे प्रकाश का पार होने की बात, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जा रही है। जब हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन तो आप समझेंगे प्रकाश एक जगह से टकरा रही है, बस। तो जब प्रकाश क्या होता है, जब प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश का अपवर्तन एक, क्या लिखे हम, जब प्रकाश का अपवर्तन वायु अथवा निर्वात से, वायु मतलब वायु ना हो, वायु अथवा निर्वात ना हो, इनके अलावा कोई जब चीज़ हो, वायु अथवा निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है। जैसे वायु किसी अन्य माध्यम में होता है, किसी अन्य माध्यम मतलब वायु तथा वायु हो और फिर उसके अलावा कोई हो, तो क्या होता है, किसी अन्य माध्यम में होता है, किसी अन्य माध्यम में होता है तो आपतन कोण का ज्या, वही चीज़ लिखना जो नियम था उसका, आपतन कोण का ज्या तथा, क्या लिखे हैं, आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात। आपतन कोण का ज्या मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात। आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण मतलब साइन आर, अपवर्तन कोण का ज्या पुस्तक में साइन आर, आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक, आपतन कोण का ज्या, आपतन कोण का ज्या का अनुपात, ज्या के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। आशा करता हूँ सभी को क्लियर होगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए सभी लोग कैसे समझेंगे, जब प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन मतलब समझ रहे हैं, प्रकाश पार करके जाए, वायु से कहाँ जाए, किसी अन्य माध्यम से, कांच में जाए, जल में जाए, जब होता है तो आपतन कोण का ज्या, आपतन कोण का ज्या मतलब जो किरण आई उससे जो कोण बना, तथा अपवर्तन कोण का ज्या मतलब जो किरण गई। यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये देखिए हमारा होता है, ये आपतन क्या होता है, आपतित किरण होता है। अब यहाँ देखिए ये क्या होता है, ये क्या हो जाता है हमारा, यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, ये ऐसे चित्र बनेगा। यहाँ पे एक कोण बनेगा आई और यहाँ पे एक कोण बनेगा, क्या बनेगा भैया, यहाँ पे एक कोण बनेगा आर। तो ये देखिए आपतन कोण है, क्योंकि आई आने वाली किरण से जो कोण बन रहा है आपतन कोण, और ये क्या होगा भैया, अपवर्तन कोण। क्या हो जाएगा भैया, अपवर्तन कोण। अब यही कह रहा है
आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण का ज्या। मैंने कहा ज्या की बात आ जाए, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। याद रखेंगे इसी को कहते हैं, वही जो कांस्टेंट होता था ना, यही निरपेक्ष अपवर्तनांक ही है। क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर होगा भैया, एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो। अब यहाँ से हम आगे देखेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ से हम क्या देखेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक। अब यहाँ से हम देखेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक, सभी लोग लिख लेंगे। अब हमारा जो हेडिंग है वो है सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक आप लोगों को ज़्यादा आशा करता हूँ क्लियर होगा। सापेक्ष अपवर्तनांक बता दीजिए सभी लोग, सापेक्ष अपवर्तनांक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बता दीजिए सभी लोग। एक बार बता देंगे सभी लोग क्लियर है कि नहीं, सब क्लियर है। देखिए आज यहाँ पे लिखेंगे यदि पहला माध्यम क्या हो, यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात हो। हमको पता है दो माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात, क्या लिखे हम, यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात के स्थान पर, वायु या निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम में हो। मतलब वायु और निर्वात ना हो, अन्य माध्यम में क्या हो, प्रकाश का अपवर्तन हो। वायु अन्य माध्यम हो तो, यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम, मतलब वायु पहला जो माध्यम इसमें हम लोगों का वायु रहता था, दूसरा जल वगैरह रहता, जल या कांच। लेकिन इसमें कह रहा है कि यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम हो, क्या हो, अन्य माध्यम हो तो उसे पहले माध्यम के सापेक्ष यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम हो तो उसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आशा करता हूँ जिन लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा भैया, आशा करता हूँ सभी लोगों को एकदम क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, यदि पहला माध्यम वायु निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम हो तो उसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमने कहा ना, अब यहाँ वायु के अलावा यहाँ पे क्या होगा, वायु नहीं होगा। हमको पता है दो देखिए समझने की कोशिश करिएगा। हमने कहा दो माध्यम होते, एक ये हुआ करता था जिसमें प्रकाश किरण आती थी और यहाँ पे दूसरे माध्यम में जाती थी। ये आपको क्लियर हो गया। तो ये कह रहा है कि इस बार ये जो पहला माध्यम होता है, ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम, तो पहले माध्यम को वायु या निर्वात ना हो, वायु या निर्वात के स्थान पर कोई अन्य माध्यम हो, वायु या निर्वात के स्थान पर कोई अन्य माध्यम की बात कर रहा है। तो यहाँ पे मान के चलिए, देखिए अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, वायु से कांच में। अब देखिए वायु से जब यहाँ पर मान के चलिए कांच में है, वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो वायु क्या हो जाता है, एयर मतलब होता है वायु, एयर मतलब क्या होता है वायु, और जी मतलब क्या होता है भैया ग्लास, ग्लास मतलब क्या होता है कांच। तो यहाँ पे हो जाएगा वायु की सापेक्ष कब, तो यहाँ से हो जाएगा अपवर्तनांक, तब क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा ANG। क्या हो जाएगा, ANG। ए मतलब कि वायु, जी मतलब ग्लास, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच मतलब ग्लास का, एन से मतलब अपवर्तनांक, यही चीज़ होता है। याद रखिएगा, वायु मतलब एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इतना सभी लोग क्लियर हैं, सभी लोग क्लियर हैं, नहीं बता दीजिए सभी लोग। ठीक है, तो अपवर्तनांक को आपको पता है, अपवर्तनांक को यन से रिप्रेजेंट कर, जहाँ जहाँ यन लिखा होगा यहाँ से अपवर्तनांक हो जाएगा। आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए यही जो अपवर्तनांक होता है, यही अपवर्तनांक होता है अब देखिए अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, ANG हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर। ये क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर। यहाँ से ये क्लियर हो गया सभी लोगों को, आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर होगा।
आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर होगा। अच्छा ये बताइए, प्रकाश की किरण, अभी आपको पता चल रहा है कि प्रकाश की किरण इस प्रकार आ रही है। अगर यही प्रकाश की किरण हमको सीधा आते हुए रहे, तब प्रकाश की किरण ऐसा आए, अब क्या होगा? अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको पता होगा प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो क्या होगा? यहाँ पर देख रहे हैं कोई कोण बन रहा है, कहेंगे नहीं यहाँ पे कोई कोण बनता हुआ, क्योंकि अभिलंब है, अभिलंब पर ही पर हो जाएगा, तो कोण का मान क्या हो जाएगा? देखिए एक माध्यम ये है और एक माध्यम ये दूसरा माध्यम है। अब प्रकाश ऐसे आ रही थी, अब यही समझ लीजिए प्रकाश सीधे आएगी जैसे अभिलंब पर ही आ रही है, तो इस पर याद रखेंगे आपको, सीमा पृष्ठ पर लंबवत गिरती है तो इसको क्या होता है, आई बराबर 0, मतलब आपतन कोण के कोई बन रहा है आई नहीं ना, और यहाँ पे परावर्तन कोण भी कुछ नहीं बन रहा है। अगर ऐसे होता और ये ऐसे होता तो यहाँ पे कुछ कोण बनता ना, अब यहीं पे है तो कहाँ कोण बन रहा है, यहाँ पर भी कुछ कोण बनता है, यहाँ पर भी कुछ, यहाँ पर आई और आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे, यदि प्रकाश की किरण लिख लेंगे, यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय दोनों क्या हो रहा है, दोनों माध्यमों में सीमा पृष्ठ, ये सीमा पृष्ठ पर लंबवत गिरती है तो आई इक्वल टू 0 होता है और आर इक्वल टू भी 0 होता है। आई आशा करता हूँ सभी लोगों को अब कैसे 0 होता है ये तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगला हमारा जो है अपवर्तनांक की निर्भरता पे, अपवर्तनांक की निर्भरता, आशा करता हूँ इतना सभी लोगों को क्लियर होगा। चलिए आशा करता हूँ इतना क्लियर होगा। अब यहाँ सेटिंग डालेंगे हम लोग, अपवर्तनांक की निर्भरता, मतलब अपवर्तनांक किस चीज़ पे निर्भर करती है, अपवर्तनांक की निर्भरता, अपवर्तनांक की निर्भरता। आशा करता हूँ सभी लोगों को इतना चीज़ें क्लियर होंगी और अपवर्तनांक की निर्भरता को हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अपवर्तनांक निर्भर किस पर, पहले कि पदार्थ कैसा होता है, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर कहेंगे सर कैसे पदार्थ की प्रकृति पर, हम कहेंगे भैया देखिए जब जल में प्रकाश जाता है तो उसका चीज़ क्या होता है, अलग होता है, और कांच में जाता है तो प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तनांक अलग होता है। क्योंकि कैसे, आपको पता है कि जैसे ही सघन और विरल वाली बात आई तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो मतलब पदार्थ यहाँ पर कौन सा माध्यम है इस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, इसमें से किधर जाना है किधर, अगर सघन इधर इधर विरल माध्यम होगा तो ये इधर दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, सघन माध्यम होगा तो इधर लटक जाएगी। तो ये पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब पदार्थ जैसा होगा वो इस प्रकार से व्यवहार करेगा। तो यहाँ से याद रखिए पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। आशा करता हूँ सभी लोगों को बिल्कुल कोई क्लियर दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा पदार्थ की भौतिक अवस्था पे, पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। अब वो इसी प्रकार जैसे प्रकृति होती है वैसे भौतिक अवस्था भी होती है, भौतिक अवस्था पर निर्भर मतलब कि वो किस प्रकार से उसकी लंबाई दूरी तय, ये सब ठीक है। अब देखिए टेम्परेचर पर निर्भर करता है, तीसरा टेम्परेचर पर, ताप पर निर्भर करता है। आपको पता है कि कांच यदि साथ गर्म हो या पानी गर्म हो, उस कंडीशन में पानी गर्म होता है तो उसका क्या होता है, जैसे पानी गर्म होता है तो उसका क्या होता है, आपको पता होगा जब पानी गर्म होता है उसका घन जो ज़्यादा घना होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसका घन तो कम हो जाता है। तो यहाँ से याद रखेंगे ताप पर भी निर्भर, जब घनत्व कम हो जाएगा तो अभिलंब की ओर दूर भागने लगेगी, ताप पर निर्भर करता है। चौथा होता है प्रकाश के रंग पर, प्रकाश के रंग पर, ये भी पढ़ेंगे आप, ये पढ़ाया जाएगा आपको अगले चैप्टर में, प्रकाश के रंग पर कैसे अपवर्तनांक निर्भर करता है। आशा करता हूँ इतना सभी लोगों को क्लियर होगा। अब कुछ पदार्थ दिए गए हैं और इसका अपवर्तनांक दिया गया है, इसको लिख लेंगे सभी लोग। चलिए यहाँ से सभी लोग हम लोग देखेंगे। देखिए अब हमारा जो होता है पदार्थ, क्या होता है पदार्थ, यहाँ पर उसका क्या होता है अपवर्तनांक, इसको लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम से लेके सभी एग्जाम्स में। पदार्थ में हम कहाँ लिखेंगे, वायु लिखेंगे, जल लिखेंगे, वायु हो गया, जल हो गया, बर्फ हो गया, उसके बाद एल्कोहल हो गया, वायु हो गया, बर्फ हो गया, एल्कोहल हो गया, केरोसिन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, कांच हो गया, उसके बाद क्या हो गया, क्राउन कांच हो गया, क्राउन कांच हो गया, और ये हीरा हो गया। आशा करता हूँ सभी को क्लियर हो। वायु के लिए इसका मान होता है 1.003, जल के लिए होता है 1.33, बर्फ के लिए होता है 1.31 और एल्कोहल के लिए होता है 1.36।
एल्कोहल के लिए क्या होता है 1 और केरोसिन के लिए होता है 1.44, सभी लोग 1.44। अब देखिए कांच के लिए होता है 1.5, अब देखिए केरोसिन का हो गया। अब कांच के लिए क्या होता है, कांच के लिए 1.5 to 1.9, ये भी हो सकता है। अब क्राउन कांच के लिए क्या होता है, अच्छा ये क्राउन कांच के लिए 1.9 होता है, क्राउन कांच के लिए 1.9 होता है, और यहाँ पे हीरा के लिए 2.42 होता है। इतना सभी लोगों को क्लियर होगा। आशा करता हूँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करता हूँ सभी लोगों को एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी। एक पदार्थ का अपवर्तनांक हम बता चुके हैं, आशा करता हूँ। चलिए अब एक फार्मूला लिखेंगे, एक फार्मूला आप लोग लिखेंगे। जो फार्मूला है हमारा अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। हमारा जो अगला फार्मूला है अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध का जो फार्मूला होता है, मतलब अपवर्तनांक जो हमारा होगा प्रकाश की चाल पर भी सारी चीज़ें हमको पढ़नी होगी। देखिए एक माध्यम के सापेक्ष, देखिए अब यहाँ से हम देखेंगे तो क्या होता है। देखिए अब यहाँ पे देखेंगे वायु के सापेक्ष फार्मूला क्या होता है, वायु के सापेक्ष कांच ने क्या कहा, वायु के सापेक्ष कांच ANG इक्वल टू क्या हो जाता है, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। अब कहेंगे सर ये फार्मूला कैसे, अब हम कहेंगे पहली बात भैया आप याद रखेंगे, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध, चाल की बात, प्रकाश की चाल में संबंध अपवर्तनांक के साथ। तो हमने कहा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मैंने क्या कहा भैया, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। हमने कहा वायु, आपने लिखा एयर के सापेक्ष कांच, के सापेक्ष मतलब कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब n, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्लियर है। तो यहाँ से हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो ए से हो जाता है वायु, ए से मतलब एयर मतलब हवा, वायु में प्रकाश की चाल, जी मतलब ग्लास मतलब कांच में प्रकाश की चाल। तो याद रखेंगे जब यहाँ ए होगा तो वायु में प्रकाश की चाल, यहाँ पे जी होगा तो कांच में प्रकाश की चाल। अगर यहीं जी की जगह और कोई चीज़ रहता कहेंगे सर, अगर जी की जगह कभी कभी AN W भी देखते हैं हम, तो हम कहेंगे जब ए होगा तो यहाँ पर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल, और W हो जाएगा तो भैया जल में प्रकाश की चाल। आशा करता हूँ सभी लोगों की बातें क्लियर होंगी। आप लोग इस फार्मूले को लिख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। चलिए आशा करता हूँ सभी लोगों की इतनी बातें क्लियर होगी। जितने लोगों को भैया क्लियर हो गया सभी लोग बता देंगे, सभी लोग बता देंगे। आशा करता हूँ इतना क्लियर होगा। अब चलिए ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में लेंस के साथ। लेंस के साथ मतलब कि अब हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस, अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस उत्तल लेंस का अनुप्रयोग क्या होता है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। इन सब सारी बातों को पढ़ते हुए हम पढ़ेंगे प्रकाश में और जो भी सारी चीज़ें हो जाएंगी उसको पढ़ते हुए हम इस चैप्टर को समाप्ति की ओर ले चलेंगे। समतल उत्तल पढ़ेंगे, उसके बाद हम सारी चीज़ें पढ़ते हुए इस चैप्टर का निपटारा कर देंगे। तो जल्द ही हमारा ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। लगभग 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर हमारे समाप्त हो जाएंगे। जैसे ही चैप्टर समाप्त होता है ऐसे ही हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर होगा। चलिए बहुत सारी चीज़ें नहीं बची हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो और होगा और ये चैप्टर हमारा समाप्त होगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और डेली पढ़िए। अगर आपको एक बार में न समझ आया तो वीडियो को 2 बार देखिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।